नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरी के पन्ने। हिंदी का चैप्टर है कक्षा 12 के लिए वितान भाग 2 और जो पार्ट है चैप्टर नंबर 4। इसके हम समरी देखेंगे। डायरी के पन्ने जो चैप्टर है उसकी समरी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं समरी। बिल्कुल आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। सन 1947 में सबसे पहले डायरी के पन्ने किताब डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद सन 1952 में यह डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नामक शीर्षक से दोबारा अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी और हिंदी के इस पाठ के अनुवादक सूरज प्रकाश हैं। तो इंग्लिश में मुख्य रूप से हालांकि मूल रूप से ये डायरी के पन्ने किताब डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि डायरी के पन्ने किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो मूल रूप से ये डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 1952 में इसका ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और हिंदी में इसका अनुवाद जो है ये सूरज प्रकाश ने किया है। इस डायरी की खासियत यह है कि इस डायरी की लेखिका एन फ्रैंक ने हिटलर के अत्याचारों और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के परिणामों को खुद देखा और झेला भी। उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में इतिहास के सबसे खौफनाक और दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। अब यहाँ पे प्रश्न एक और बनता है कि लेखिका कौन है। तो एन फ्रैंक जो है इस डायरी की लेखिका है। इन्होंने अपने खुद के जीवन पर ये डायरी जो है वो लिखी है। एन फ्रैंक ने अपनी आप बीती एक डायरी के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचाया है। धीरे धीरे यह डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 40 के समय नीदरलैंड के यहूदी परिवारों पर हिटलर के अत्याचार बढ़ गए थे। उसने गैस चैम्बर और फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए यहूदी परिवार गुप्त स्थानों में छिपकर अपने जीवन की रक्षा करने को बाध्य हुए। यह कहानी दो परिवारों, जिसमें एक है फ्रैंक का परिवार और दूसरा है वान दान परिवार की कहानी है, जिन्होंने लगभग 2 वर्ष का समय अज्ञातवास में एक साथ छुपकर बिताया था। एन फ्रैंक ने अज्ञातवास के उन्हीं 2 वर्षों की अपनी दिनचर्या और जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में इस डायरी में वर्णन किया है। मिस्टर वान दास एन फ्रैंक के पिता के बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त थे। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर इन लोगों को नाजी पुलिस ने पकड़ लिया और 1945 में एन फ्रैंक की अकाल मृत्यु हो गई। यहाँ पर डायरी के कुछ अंशों को ही दिया गया है। कंप्लीट डायरी यहाँ पर नहीं है, उसके कुछ अंश यहाँ पे दिए गए हैं और इसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, आज के अध्याय में। एन फ्रैंक ने अपनी किट्टी नाम की गुड़िया को संबोधित करते हुए यह पूरी डायरी लिखी है। यह डायरी उसे उसके 13वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मिली थी। तो एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में किसको संबोधित किया है। तो किट्टी नाम की गुड़िया को एन फ्रैंक ने संबोधित किया है। उनकी डायरी का पहला पन्ना बुधवार 8 जुलाई 1942। अपनी डायरी के पहले पन्ने में किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक कहती हैं कि प्यारी किट्टी, रविवार को दोपहर 3 बजे उनकी 16 वर्षीय बड़ी बहन मार्गरेट को ASS ने बुलावा आया था और उन्हें यातना शिविर में बुलाया गया था। और यह तो सभी जानते हैं कि यातना शिविर में यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बस उस समय से ही हमारे जीवन में उथल पुथल मची हुई थी और अब हमें अपने घर में ही एक एक पल काटना भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डच सैनिक कभी भी आकर मार्गरेट को ले जा सकते हैं। पहले हमारी योजना 16 जुलाई को अज्ञातवास में जाने की थी, लेकिन अब हम जल्दी से जल्दी अपना घर छोड़कर अज्ञातवास में जाना चाहते थे। मिस्टर वान दान का परिवार भी हमारे साथ गुप्त स्थान पर आना चाहता था। इसलिए हम दोनों परिवारों के 7 लोग, जिसमें एन के माता पिता, बड़ी बहन मार्गरेट, मिस्टर वान दंपति और उनका बेटा पीटर, ने अपना अपना जरूरी सामान समेटकर गुप्त आवास में जाने की तैयारी की। मिस्टर डसेल बाद में हमारे साथ रहने आए। एन फ्रैंक ने अपने थैले में एक डायरी, कर्लर,
स्कूली किताबें, रुमाल और कुछ पुरानी चिट्ठियों आदि भर ली, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियाँ पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। वो अज्ञातवास जाने की ख्याल से ही आतंकित थी। 9 जुलाई 1942 की सुबह वो अज्ञातवास को चल पड़े। गुरुवार 9 जुलाई 1942 को वो सभी लोग सामान से भरे अपने बड़े बड़े थैलों को कंधों पर उठाए अज्ञातवास पर अपने नए गुप्त आवास की तरफ चल पड़े। उनके सीने पर चमकता हुआ पीला सितारा लगा हुआ था, जो लोगों को उनकी व्यथा के बारे में बता रहा था। दरअसल हिटलर के शासनकाल में यहूदियों को अपनी पहचान बताने के लिए सीने में पीला सितारा लगाना आवश्यक था। उनका नया घर उनके पिता के ऑफिस की ही इमारत थी। यह भवन गोदाम और भंडार घर के रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसी जाती थी। इसके बाद वो अपने नए घर का पूरा खाका अपने पत्र में देती हैं कि कमरे, सीढ़ियाँ और दरवाजे कहाँ कहाँ हैं, कहाँ क्या काम होता है और उन्हें कौन से कमरे में रहना है। ये संपूर्ण विवरण यहाँ पे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे केवल समरी पढ़ रहे हैं, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। अगले दिन शुक्रवार 10 जुलाई 1942, डायरी के इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि नए घर में पहुंचने के बाद उनका पहला और दूसरा दिन यानी सोमवार और मंगलवार का पूरा दिन नए घर में सामान व्यवस्थित करने में ही बीत गया। उनकी माँ और बड़ी बहन बुरी तरह से थक गई थी, मगर वो अपने पिता के साथ अपने नए घर को व्यवस्थित करने में लगी रही, जिस कारण वह भी बुरी तरह से थक गई। एन फ्रैंक कहती हैं कि बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। शनिवार 28 नवंबर 1942। अब देखिए यहाँ पे कुछ अंश दिया गया है, कंप्लीट डायरी नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ समय छोड़ छोड़ करके और ये जो डायरी हमें पढ़ने को मिल रही है। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि हम अपने नए घर में बिजली और राशन कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं। उन्हें इन दोनों की किफ़ायत से चलाना होगा, वरना मुसीबत हो सकती है। शाम 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, मगर अज्ञातवास में होने के कारण वो रात में बिजली नहीं जला सकते, क्योंकि बिजली देखकर पड़ोसियों को उनके यहाँ होने का पता चल जाएगा। इसलिए वो रात को पढ़ भी नहीं सकती हैं। ऐसे में वो अन्य कामों को करने में अपना समय बिताने की कोशिश करती हैं। एन फ्रैंक कहती हैं कि दिन में वो पर्दा हटाकर बाहर भी नहीं देख सकती हैं, इसलिए उन्होंने रात में दूरबीन से पड़ोसियों के घरों में ताक झांक कर अपना वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज लिया है। यहाँ पर लेखिका मिस्टर डसेल के बारे में बताती है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी वो उनके भाषण सुन सुन करके बोर हो जाती है, क्योंकि वो हर समय अनुशासन संबंधी बातें ही करते हैं। वो थोड़े चुगलखोर टाइप के भी हैं, जो उनकी सारी बातें उनके मम्मी पापा को बता देते हैं। उन्हें बार बार उनकी बुराइयों और कमियों के बारे में बताया जाता है, जो उन्हें बुरा लगता है। एन फ्रैंक कहती हैं कि मीन मेख निकालने वाले परिवार में अगर आप कैद हो और हर तरफ से आपको दुत्कार और फटकारा जाए, तो इसे झेलना आसान नहीं होता है। लेकिन रात में बिस्तर पर लेटकर मैं अपने पापों, कमियों और कार्यों के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे अपने आप पर हंसना और रोना दोनों आता है। यहाँ पर लेखिका खुद अपना आकलन करती है कि जो उन्हें अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व बनाता है। शुक्रवार 19 मार्च 1943। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। यह खबर फैल रही है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित की गई है, जो कालाबाजारी करने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही भूमिगत लोगों के लिए भी यह चिंता की बात है, क्योंकि अब उनको भी इसके स्रोत का सबूत देना पड़ेगा। लेखिका घायल सैनिक और हिटलर के बीच की बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें परिवार के वंश वृक्ष और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। वो बड़ी मेहनत से अपने स्कूल का काम करती हैं और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को भी समझती हैं। वो रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती हैं। हर सोमवार मिस्टर कुगलर उनके लिए सिनेमा एंड थिएटर की एक पत्रिका लाते हैं। हालांकि परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं।
वो रोज़ नई नई केस सज्जा बनाकर आती हैं तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो अमुक फिल्म स्टार की नकल कर रही है, जिससे उनका मन आहत होता है। बुधवार 28 जनवरी 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि हर दिन घर के 8 लोग अपनी वही पुरानी कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं, जिसे सुनकर अब वो बोर हो चुकी हैं। नया सुनने और बोलने को कुछ नहीं है। इस बात से उनके मन में घुटन का पता चलता है। बुधवार 29 मार्च 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बॉल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी और पन्नों का संग्रह कर लिया जाएगा। यह खबर आते ही सबने उनकी डायरी को पढ़ना चाहा, लेकिन वो इस प्रसारण के बाद बहुत गंभीरता से अपनी डायरी में हर बात लिखने लगी। एन फ्रैंक अपनी डायरी को एक ऐसे शीर्षक के साथ छपवाने की बात करती हैं जिससे लोग उनकी कहानी को जासूसी कहानी समझेंगे। वो कहती हैं कि युद्ध के 10 साल बाद लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों ने अज्ञातवास में कैसी जिंदगी बिताई, बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती थी आदि। वो आगे बताती हैं कि सामान खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि शनिवार 2 बजे के आसपास गोलाबारी हुई थी। रविवार दोपहर उन्होंने अपने दोस्त पीटर को बुलाया। पीटर के आने के बाद उन्हें काफ़ी देर बातें की। दोनों ने मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना बनाई। उसी रात उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई, जिसे वो गुप्त आवास में रहने की मजबूरी के कारण किसी को नहीं बता सकते थे, मगर इस घटना ने सभी लोगों को अंदर से हिला रखा था। मंगलवार 13 जून 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि आज वो 15 वर्ष की हो गई हैं और उन्हें उपहार स्वरूप पुस्तकें, जेम की शीशी, बिस्किट, सोने का ब्रेसलेट, मिठाइयाँ, लिखने की कॉपियाँ मिली है और पीटर ने उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। मौसम खराब है और हमले जारी हैं। वो बताती हैं कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो अभी अभी ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता है। वो उन्हें जन्मजात बहादुर कहती हैं। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हैं और हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वो आगे कहती हैं कि वान दास और मिस्टर डसेल उन्हें घमंडी, अक्खड़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। वो भी उन्हें मूर्खाधिराज कहती हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने मन की बात लिखी है कि उन्हें कोई भी ढंग से नहीं समझता है और वो अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वो पीटर के बारे में बताती हैं कि पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है, मगर वह उसकी दीवानी है, उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा और भला लड़का है, परंतु वो उसके धार्मिक और खाने संबंधी बातों से नफरत करती हैं। वह शांति प्रिय, सहनशील और बेहद आत्मीय व्यक्ति हैं। वह एन की गलत बातों को भी सहन करता है। वह बहुत अधिक घुन्ना है। वो दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें किया करते थे। एन फ्रैंक आगे बताती हैं कि काफ़ी दिनों से वो बाहर नहीं निकली हैं, इसीलिए वो प्रकृति को देखना चाहती हैं। एक दिन गर्मी की रात उन्हें चांद देखने की इच्छा हुई, मगर चांदनी अधिक होने के कारण वो खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर बादलों की लुकाछिपी देखने का अवसर भी उन्हें 1.5 साल बाद मिला। वो कहती है कि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए अस्पताल और जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद, तारों को देखकर उसे शांति और आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है। वह हमें विनम्रता प्रदान करती है। एन फ्रैंक कहती हैं कि मौत के खिलाफ मनुष्य किताब में उन्होंने पढ़ा था कि युद्ध में एक सैनिक को जितनी तकलीफ, पीड़ा और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक यातना और तकलीफ तो औरत बच्चा पैदा करते वक्त सहन करती है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है, मगर फिर भी औरत मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखती है। एन कहती हैं कि महिलाओं को भी एक बहादुर सैनिक के जैसे ही दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में वो बताती हैं कि उसे लगता है कि पुरुषों की शारीरिक क्षमता अधिक होती है, जिस वजह से उन्होंने शुरू से ही महिलाओं पर शासन किया है। लेकिन अब समय बदल गया है। शिक्षा और प्रगति ने महिलाओं की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। आधुनिक महिलाओं समाज में अपनी बराबरी चाहती हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चा पैदा करना बंद कर देना चाहिए। यह प्रकृति का कार्य है और उसे यह कार्य करते रहना चाहिए। संसार के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य है। यह टाला नहीं जा सकने वाला काम है।
इसलिए महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए। वो उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती हैं जो समाज में महिलाओं के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंत में एन फ्रैंक विश्वास जताती हैं कि अगली सदी तक यह मान्यता बदल चुकी होंगी कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। तो दोस्तों, ये था एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने, जिसका हमने सारांश पढ़ा है। और आने वाले वीडियोस में हम इसी प्रकार के और बाकी के चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए, और साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ PDF, PPT और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।